अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं कि तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। इस वक्त हमारे सियासी हालात जो रंग ढा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो बेकाबू हो चुकी है। डॉलर का क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन जो हमेशा से कही जाती है कि जो हार्ड कोर इकनॉमिक डिसीजंस हैं उनके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, सियासी तौर पर समझौता किया जाता है, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सही सिमत नज़र नहीं आ रही कि मईशत को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। बहरहाल अब बुनियादी शरह सूद ये भी आपके इल्म में है कि 17% पाकिस्तान में हो गई, और उसके बाद अब जो कुछ खबरें हैं कि बैंक्स बाकायदा अपने अकाउंट होल्डर्स को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप अपना PLS अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इसको ख़त्म करके और करंट अकाउंट के ऊपर आइए। वरना पहले हमेशा ऐसा होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो इसरार होता था PLS अकाउंट के ऊपर और करंट अकाउंट मुश्किल से खुला करते थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है। बाकायदा बैंक्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को फ़ोन करके और इसरार कर रहे हैं कि आप अपना PLS अकाउंट बंद कीजिए और करंट अकाउंट के ऊपर आइए। इसकी क्या वजह है ये जानेंगे इस वक्त। माहिर टैक्स अमूर और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ज़रा इस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों इस वक्त पाकिस्तान में जो है ये खबरें फैली हुई हैं और इसरार किया जा रहा है कि अपने PLS अकाउंट ख़त्म करके और करंट अकाउंट के ऊपर आया जाए। शब्बर साहब। रहीम, इमरान साहब, बात यह है कि जब डिस्काउंट रेट 17% हो गया है तो जो लोग बैंकर्स हैं वो ये फील कर रहे हैं कि वो, क्योंकि जो एक पाकिस्तान का लॉ है इसके, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दी डिस्काउंट रेट से, मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते ऑन दी सेविंग अकाउंट। तो वो उस चार्ज से बचने के लिए जो उनके ऊपर आने वाला है 17% के रेट की वजह से, वो अपने कस्टमर को ये कह रहे हैं कि आप अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट पर वो चार्ज नहीं दे सकते। मगर जो कुछ वो कह रहे हैं वो लीगली सही नहीं है, क्योंकि कस्टमर को पूरा राइट है कि वो अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन करे, और कोई बैंकर किसी कस्टमर को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना अकाउंट वहां से हटा दे। और अगर वो कोई ऐसी हरकत करता है तो वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी है और इसके खिलाफ शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी हो सकती है। इसमें मगर दूसरी जो तल्ख बात है वो ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर नहीं है, तो वहां पर जो PLS का जो रिटर्न का रेट है वो कम है उस रेट से जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड बन रही है अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो ये एक सिलसिला है इस्लामिक बैंकिंग वालों का इस तरह के पैसे को अपनी तरफ ट्रांसफर करने का, और ये अब्यूज है एक सो कॉल्ड शरिया कंप्लायंट बैंकिंग की। नहीं, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो थ्रेशोल्ड है वो इस वक्त मिनिमम 1.5% कम होना चाहिए पॉलिसी रेट का। पॉलिसी रेट 17% है तो 15.5% आपको देना है प्रॉफिट अपने PLS अकाउंट से। 15.5% बैंकर्स को पॉसिबल नहीं पड़ रहा है ना जी। उनको वारा नहीं खा रहा है। जी सही, उनको वारा नहीं खा रहा, लेकिन आपने 2 मरतबा सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग, सो कॉल्ड शरिया कंप्लाइंट का आपके रिजर्वेशन है इस वक्त मौजूदा हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग के हवाले से, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जो जिसको मैं कहता हूँ सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग, उसमें ये थ्रेशोल्ड जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है नहीं है। तो इस्लामिक बैंकिंग वाला उसको 15% से कम भी दे सकता है, तो उनके पास ये रास्ता मौजूद है। तो वो एक मार्जिन बन गया है इस्लामिक बैंकिंग के पास। तो आपने कस्टमर को इस सो कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कस्टमर को आप कस्टमर के साथ जाती कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, मकसद है कि इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर कस्टमर के साथ जाती हो रही है। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। ज़ैदी साहब, अब देखें
ये बैंक्स के मामला तो अब जाके आए ना जरा सामने। आपने ये भी देखा होगा कि जो इनकी फॉरेक्स ग्रॉस इनकम है वो 100 अरब रुपए कमाए, उसके ऊपर तहकीकात भी जारी है। फिर दूसरी चीज ये कि एडवांस टू डिपॉजिट जो स्प्रेड होता है वो पूरी दुनिया में इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर है। 6, 7, 8% का इन्होंने तो दबा के कमाया है पाकिस्तान में बैंकों ने। मतलब और जो बैंकारी जिस बात के लिए होती है वो तो की नहीं गई है। दे आर वेरी मच हैप्पी टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट पेपर्स, जहां पे हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा। तो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा जो एक एक्सेस टू फाइनेंस है वो अपना वो मसला अपनी जगह पर मौजूद है। यहां तो पाकिस्तान में बैंकों ने बेइंतहा कमाया है। देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जब आपका बोरवर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और आपको वहां से फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी की, पाकिस्तान का एक सिस्टम की तबाही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जहां तक फॉरेन एक्सचेंज का सवाल है, जहां पे गेन बनाया है उन्होंने, तो जब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को ये कहा कि आप अपने डॉलर्स जो हैं, जो आपके पास डॉलर आ रहे हैं, उनसे एलसी मैच्योर करें और रेट वो डिटरमिन करें जो आपके पास आया है। तो आप मुझे बताएं कौन सी मार्केट में रेट जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं। ये तो स्टेट बैंक की नालायकी है ना कि उन्होंने ये मौका दिया बैंकों को, और अगर उन्होंने एक्सचेंज गेन में पैसे बनाए हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं जब आपने खुद कहा कि आप एक्सचेंज रेट खुद डिटरमिन करें। तो ये जो बेकार की बातें हो रही हैं ये सिर्फ सेंसेशनल बातें हैं। और ये बिल्कुल सही है कि बैंकिंग पाकिस्तान में बैंकिंग उस शक्ल में नहीं हो रही जिस तरह बैंकिंग होनी चाहिए, मगर ये तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम का जो कोलैप्स है उसका इफेक्ट बैंकिंग पे आ रहा है। अब अगर आप समझते हैं कि बैंकिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट बना रही है तो उसको आप उनके साथ बैठें, बात करें, उनके साथ डिटेल डिस्कस करें। मगर जब सबसे बड़ा लेंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोजाना अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाती जा रही है और ट्रेजरी बिल के अंदर रेट बढ़ता जा रहा है, तो उनको क्या तकलीफ है? वो तो बैठे हुए हैं। आपने खुद गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बोरो करना है ना उनसे। जब 75% उनकी बोरोइंग लेंडिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान को है तो उन्हें क्या परेशानी है आपके साथ? तो ये तो आपकी फिस्कल पॉलिसी की नाकामी है जिससे वजह से बैंक के फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और इसका खमियाजा जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो भर रहा है। फिर साथ ही साथ पूरे मुल्क डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इस वक्त ये खमियाजा भुगत रही है कि 17% पॉलिसी रेट काइबोर प्लस में चले जाएं और आपको वारे में ही नहीं आता कि कोई भी कमर्शियल लेंडिंग हो या कमर्शियल बोरोइंग हो और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को या अपने बिजनेस को लेकर चलने की उसको थोड़ा सा वसअत देने की कोशिश हो। तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी बुक्स जो है उनके ऊपर बहुत बुरा असर आएगा और नतीजतन पाकिस्तान में हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो नहीं पनप पाएगी इस फिस्कल पॉलिसी की वजह से। देखिए इमरान, ये किस सिपारे में लिखा है कि डिस्काउंट रेट 17 हो, और ये डिस्काउंट रेट को 17 नहीं, ये तो 20 पे ले जाएंगे। बात ये है कि जब आपने डिस्काउंट रेट का वाला जो मैकेनिज्म है इसको कोई किताब पढ़ के अमेरिका की किताब पढ़ ली कोई खोल के और उसने कहा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करें बाय चेंजिंग द डिस्काउंट रेट, तो भाई ये तो देखो पाकिस्तान में मनी सप्लाई का डिस्काउंट रेट से क्या ताल्लुक है? ये नहीं देख रहे ना, ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इनको क्या पता है? इनको ये तो बेचारे अपनी बिल्डिंग में बैठे हैं, इनको मेटल रोड के आसपास सामने जुड़ी बिल्डिंग में चले जाएं, वहां जाके बताएं कितनी बड़ी ट्रेडिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से हो रही है और कितनी बड़ी ट्रेडिंग नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से हो रही है। तो ये तो बेचारे इनको क्या कहें, आप क्या कह सकते हैं? नहीं तो इनके जहन में ये खेल रहे हैं सर, इनके जहन में ये है कि जनाब आप पॉलिसी रेट 20% पे लेकर चले जाएं, सेफ रिटर्न्स हैं और उसके बाद मनी सप्लाई कर्टेल होगी, जितना लोगों का पैसा है वो बजाय इसके कि किसी और कारोबार में लगाएं वो बैंक डिपॉजिट में कर देंगे और हुकूमत के पास पैसा आ जाएगा। क्या ये इनके दिमाग में थिंकिंग है? नहीं, इनके जहन में कुछ भी नहीं है, इनके जहन में कुछ नहीं है। और ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी जो किताब में लिखा है वो कर दो, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया जो आईएमएफ ये कहता है कि वो जो किताब में लिखा है वो करना है, और ये वो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अभी सो रहे हैं, इनकी जाग नहीं खुली है, ये लस्सी पी के सो गए हैं। इनको अभी सुबह उठना है, जब एक दफा हिलेंगे, जब उठेंगे, अभी उठे नहीं है सुबह, इनकी पंजाबी में बोलते हैं इनकी जाग नहीं खुली अभी तक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि जो बुक्स में लिखा है, तो सर बुक्स में तो फिर वेस्टर्न इकोनॉमीज के हवाले से होता है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के हवाले से होता है। हमारे यहाँ तो हमने कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश की और उसके बाद आपने देखा कि डॉलर के हवाले से जो पैरेलल मार्केट, ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई। तो मुझे तो इमरान, मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ा खेल है
इसके आगे जो आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, जो मार्केट में फंसा हुआ है पुराने सबका, वो उस पैसे का जो 2 नंबर का रेट है वो भी बढ़ जाता है। और ये सारों ने जाके फतवे लिए हुए हैं कि ये जायज है। तो ये बड़ा लंबा खेल है, इसके अंदर पाकिस्तानी कौम पिस गई है। ये आड़तियों को लेंडिंग करते हैं, ये पूरा एक लंबा खेल है। ये इसमें सारे हिस्सेदार हैं। ये कोई पाकिस्तानी वफादार थोड़ी हैं। ये तो पाकिस्तान को बेचने के लिए आए हुए हैं बेसिकली। ये तो सूदखोर और दुकानदार हैं। इनको क्या पता कि मईशत क्या होती है। ये जो पूरा मार्केट चल रहा है तो बुक्स का, उसकी लैंडिंग का रेट डिस्काउंट से रिलेट करता है। ये उस पर लैंड करते हैं, आड़तियों को पैसे देते हैं, कल्टीवेटर को कम पैसे देते हैं, बनाने में पैसे डालते हैं, होल्डिंग के लिए पैसे डालते हैं। ये पूरा एक सर्कल है, उसका पूरा ढलान है। जाए कराची में, जितना मर्जी पैसा आपको मिलेगा, वो पैसा कहां से आता है हमें भी पता है, आपको भी पता है। सारे क्या होता है, कैसे चलता है, क्यों मेरा मुंह खुलना चाहते हो, इस पे ज्यादा सर बात सर नहीं वे करो। आउट क्या ये है, लंबा निकलेंगे खेल है। कैसे ये जब्बर जैदी साहब, निकलेंगे कैसे इस गर्दाब से? कहीं ना कहीं तो निकलना है, वरना क्या अंजाम होगा आपका? नया जो है मिनी बजट आपके सर के ऊपर खड़ा हुआ है, आवाम की चीखें निकल गई हैं। ये लोग जरा जाके देखिए कि आवाम का रोटी मांगने के ऊपर वालदैन खुदकुशियां कर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब, रोटी मांगने के ऊपर वालदैन मियाँ बीवी दोनों खुदकुशियां कर रहे हैं। ये आलम है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए इमरान साहब, मेरी बात सुने। जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये बात कही थी पब्लिक में खड़े होके, जिसको जियो टीवी ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि आपका आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान एक गोइंग कंसर्न नहीं है, याद है आपको? याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो उस वक्त आप सारे सारे बड़े हंस रहे थे कि शब्बीर साहब को क्या हो गया, और ये क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान का हर बंदा वो कह रहा है जो मैं कह रहा था, याद है आपको? तो ये नालायक है सारे, आप सारे नालायक हो, ये सारे मुनाफिक हो। वही बातें है ना। या तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं, या तो मुनाफिक थे, उसमें झूठ सच नहीं बोल रहे थे। बात ये है इमरान साहब के, ये पाकिस्तान की बैलेंस शीट, ये पाकिस्तान के करंट अकाउंट नहीं चल सकते। ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई माई का लाल इसको डिफॉल्ट से नहीं हिला सकता। ये बैठे हुए कि मैंने बचा लिया, मैंने गिरा दिया, मैंने बचा लिया, मैंने गिरा दिया, ये आईएमएफ के पास चला गया, मैं चला गया, चल देर से गए मैं पहले गया। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। आईएमएफ में जाने के बाद भी ये मुल्क डिफॉल्ट में चला जाएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप लिख ले चाहे तो सर ऐसे ऐसे दुनिया के और भी लिखे से ममालिक नहीं। हैं जो डिफॉल्ट में गए, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी। ये मुझे बताइए कि मैं ये कह आउट- रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम आ गया, आवाम को भूख और नंग मिल गई, इसके बावजूद भी 24 की बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, ये डिफॉल्ट में जाने की तरफ जा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? आप लोग ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम साइन हो गया तो हम बच गया। ये इनको या तो अकाउंटिंग आती नहीं है, या ये नालायक है, या ये मुनाफिक है। मैं ये कह रहा हूँ आपको। नहीं, लेकिन मेरी आप बात जाहिर है कि समझते, बहुत आपके बहुत प्रोग्राम में बहुत हार्श, आपके प्रोग्राम में रिवाइज देखते हैं, ऑफिस हाँ, साहब आए होते हैं, बहुत बैठे बहुत होते हैं। सख्त, सुनो मेरी बात, बहुत सुनो मेरी सख्त बात। एहसासात है सर आपके। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आईएमएफ की बातें हम मानने के लिए तैयार हैं और जो सब्सिडीज है उनको भी खत्म किया जाएगा, पॉलिसी रेट बढ़ रहा है, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस्ड हो गया, ये सारी चीजें, क्या ये तमाम तर सख्त तरीन इकदाम भी नहीं बचा पाएंगे? तुम उल्टे लग जाओ फिर भी नहीं बचा सकते। तो पाकिस्तानी जो भी कर ले, पाकिस्तानी के पास जब तक वो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं वो नहीं करेंगे, डिस्काउंट रेट बढ़ा दें, ये पेट्रोल की लेवी बढ़ा दें, ये कुछ भी बताइए कर सर, आप लें, बताइए ये क्या जो करना ये पड़ेगा, जो- आप बताइए क्या करना पड़ेगा फिर निकलने के लिए, आप बताइए। पहले ये मानो कि तुम सब गलत थे। पहले ये मानो, सॉरी। पहले ये हाँ, कि जो मालूम तुम्हारे पास अभी प्रशासन आते हैं, ये जो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं, ये एक साल पहले क्या कह रहे थे? बुलाए ना सबको, इनको ना बुला के पूछे ना कि ये एक साल पहले ये क्या कह रहे थे, और ये क्यों कह रहे हैं कि आज खराब है, क्या हो गया, कौन सा एटम बम गिर गया पाकिस्तान के ऊपर, ये बताएं ना मुझे। ये इमरान साहब, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? पाकिस्तान की बैलेंस शीट नहीं मिल रही है अगले 5 साल तक, क्यों नहीं मानते इस बात को? बोलते लग जाए नहीं मिल रही है। तो इसमें आपको $50 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आप $50 बिलियन की अपनी इंपोर्ट कम करें। दोनों चीजों का आपके पास नुस्खा नहीं है। तो समझे क्या कह रहा हूं? डिफरेंस जो है वो $50 बिलियन का है अगले 5 साल में। $50 बिलियन।
अब या तो $50 बिलियन की एफडीआई आ जाए या $50 बिलियन का इंपोर्ट कम हो जाए। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तानियों ने पिछले एक साल में जब उनका डॉलर $100 गिर गया, अपनी इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या क्या किया? कुछ नहीं अपनी किया गया इंपोर्ट सर। को कम करने के लिए शब्बरजादी साहब, आप सुन रहे हैं? आप मुझे ये समझाएं कि पाकिस्तानियों ने अपनी इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या किया? एक चीज बताते मुझे, सर एक कुछ चीज। नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ नहीं किया। तो फिर खत्म होगी ना बात, फिर क्यों बहस कर रहे हो? अगर नहीं किया तो डिफॉल्ट में जाएंगे, खत्म होगी बात। तो कौन करवाएगा? अब ये तो फिर हुकूमत को सोचना है ना, ये सियासी जमातों को सोचना है। इमरान सुल्तान को यार अकेले कौम कितना कैसे सोचेगा? सोचेगी? शब्बरजादी मेरी अकेले बात कितना सुनो, सोचेंगे? मेरी बात सुनो, कौम कैसे सोचेगी? क्योंकि कौम के लाखों आदमी कल इकट्ठे हो गए स्वीडन के खलान मजीद की उसके बारे में, बिल्कुल सब इकट्ठे हुए। वो मगर इसमें इकट्ठे नहीं हुए कि $24 गिर गया, सब इकट्ठे नहीं हुआ ना। तो जो कौम इतनी बेहिस है वो क्यों सोचेगी यार? मौजूदा हालात में आप समझते हैं वो कि क्यों इलेक्शन, सोचेगी? नहीं, मैं मौजूदा हालात में आप समझते हैं इलेक्शन वाहिद हल है और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इलेक्शन कोई हल नहीं है, इलेक्शन कोई हल नहीं है। इलेक्शन में कोई भी पार्टी आएगी, जो भी पार्टी आएगी, वो अगले 6 महीने बाद उसके खिलाफ इतनी महंगाई का हो जाएगा कि वो खुद भगते हुए नजर आएंगे। और इलेक्शन खुद कोई हल नहीं। ये जो एक्सरसाइज है इस वक्त, हाँ, पाकिस्तान में एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। इन दुकानदारों को, इन आरटीओ को, इन बदमाशों को, इस मेलोरों को सीधा करने के लिए अगर ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, अगर कुछ भी कर लें, ये सही नहीं होगा। इसको आप डेमोक्रेसी बोलें, इसको आप डेमोक्रेसी बोलें, कुछ भी बोले इसको। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बरजादी साहब, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हाई सख्त और तल्ख तजर्बा इस वक्त मौजूदा हालात के हवाले से, और उससे कहीं ज़्यादा तल्ख पेशन गोई उनकी मौजूदा हालात को देखते हुए खुदा न खास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने की। एक ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे। इस वक्त पिछले एक हफ्ते में जो डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए के साथ किया, ये मैकेनिज्म जो है आगे चल के कितना मुनासिब रहेगा, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, इस पर जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे पिछले एक हफ्ते में डॉलर ने हशर नशर किया पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तानियों का, ज़रा इसका जायज़ा लेंगे। मैं आपको इससे पहले ज़रा बताता चलूँ कुछ फिगर्स के एक हफ्ते में डॉलर 33 रुपये बढ़ गया। ये जो रवा हफ्ता जिसका आज इतवार का दिन है, इस पूरे हफ्ते में डॉलर जो है वो 33 रुपये बढ़ गया। और इसी तरह रुपए जो है तकरीबन रुपया 14.3% डेप्रिशिएट हुआ है। और इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे की हाईएस्ट लेवल पे है। और ओपन मार्केट में 269 रुपये के रेट्स आ रहे हैं खाली, लेकिन 275 रुपये में भी डॉलर मिल नहीं रहा है कहीं। अभी ज़रा जफर पराचा साहब से इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस दौरान जो सोना है पाकिस्तान में, उसकी ट्रेडिंग में गैर मामूली एक देखें कि इजाफा देखा गया। और फ़ी तोला सोना 15,300 रुपये इजाफा, जबकि फ़ी तोला कीमत जो है वो 2,02,500 रुपये हो गई है। जी पराचा साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? इससे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? बेड़ दिया पूरी इकॉनमी का, सारी चीज़ों का, लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग खुद, आप लोगों के क्या हाल है, पहले तो ये बताइए मुझे। सर बात यह है कि हमारे हालात भी अच्छे नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि एकदम से जो ये जंप आया है, हमको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। नहीं तो जंप तो आना था ना, जब आप कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड करना है, इस गैप को कम करना है, ब्लैक मार्केट को कम करना है, तो आपको तो फिर ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए था। ज़हनी तौर पर तो हम तैयार थे कि 255 तक। ये जो आप बात कर रहे थे हम उसको प्राइस कैप रिमूव कर देंगे, वो आपके जहन में 255 तक था। और हमारा ख्याल था कि जो इंटर बैंक है वो 248 और 250 पे आ जाएगा, हम उसको कैप को कम कर देंगे। लेकिन ये 2 दिन के अंदर उन्होंने पहले दिन ही 255 हो गया, और अगले दिन जाके ये 262 नहीं, मार्केट ने किया, स्टेट बैंक ने किया। नहीं, मैं ये इंटर बैंक की बात कर रहा हूँ। इंटर बैंक, ठीक है, तो विच इज सेट बाय स्टेट बैंक ना, ये कह सकते हैं। ठीक है, कह क्यों सकते हैं सर, कहिए ना खुल के। एक्चुअली नहीं, ये स्टेट बैंक का नहीं है। देखिए ये चले मार्केट फोर्सेस, ये मार्केट फोर्सेस, ओके ठीक है, आप कोई इसमें मार्केट फोर्सेस ने डिटरमाइन किया। पहले आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कैप किया हुआ था, और अब जो मार्केट फोर्सेस हैं उसने किया।
उसके बारे में ये कहूँगा कि जैसे हमने एक जेन को बंद किया हुआ था बोतल में, और वो जो निकला उसी प्रेशर से, अपने गुस्से से, तो अभी उसका गुस्सा ठंडा होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। 275 में मिल रहा है डॉलर के नहीं मिल रहा है? जी मिल रहा है डॉलर 275 में, लेकिन जो हमारा ख्याल था कि इनफ्लोज आएंगे, देखिए इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होता। ये जो कल जंप लगा ना 8 रुपए का, उससे इनफ्लोज रुक, लोगों ने कहा कि शायद ये और बढ़ेगा। फिर जो आपकी पॉलिटिकल हालात हैं, हर तरफ से 300 रुपए की आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से जो बेचने वाले हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे, और उनका ज़हन ये बना हुआ है कि खुदा ना करे ये 300 रुपए में जाएगा। एक्सपोर्टर की भी प्रोसीड्स उन्होंने इन कैश नहीं कराई ना, उनके पास वो रिटेन कर सकते हैं 10% ना, खाली बाय लॉ मेरे ख्याल से 10% वो अभी तक होल्ड करके बैठे हुए। नहीं, 10% के अलावा भी जो उनकी प्रोसीड्स आती हैं वो कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। अच्छा, मे बी 90 डेज, मे बी 120 डेज, ऐसा होता है कि वो रोक सकते हैं उसको। तो वो भी उन्होंने ऑफलोड नहीं की, ठीक है, वो भी अभी वेट कर रहे हैं। ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हाँ, हमारा भी यही तज्जिया है, हमारा भी यही तज्जिया है सर, कि मतलब आप मार्केट बेस्ड पे लेकर आए, उसके बाद वो जो एक ये है ना कि अभी ये सैलाब है, तूफान है, इसको गुजरने दें, ये गुजरेगा तो फिर उसके बाद सेटल होना शुरू होगा। आपने एक इस बैंड के अंदर जो है वो रोके रखा हुआ था, और इस बैंड के अंदर जो है वो फ्लेयर अप हो रहा था। अब ये ज़रा बैंड हटाएंगे, उसके बाद पोजीशन थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। कंटेनर्स की इस वक्त हालत आपके सामने वहाँ पर। फिर दूसरी ये कि 120 दिन का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आया कि आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट करें, और फिर उसके बाद 120 दिन के क्रेडिट के ऊपर अगर आप अरेंज कर सकते हैं, इंपोर्टर से कहा तो वो अरेंज कर दें। 120 दिन का क्रेडिट कौन देता है किसी को सर? सर बात ये है कि अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी क्रेडिट है, हमने उनको अपनी बैंक की गारंटी दी हुई है। एलसीज का मकसद ही यही है कि आप शिप कर दें, आपके जब माल यहाँ पहुँच जाएगा हम आपके पैसे दे देंगे, और वो भी बैंक देगा। अब जब बैंक नहीं दे रहा, पहले ही पैसे नहीं दे रहा, तो वो दोबारा मज़ीद हमको खर्च क्यों देंगे? और हमारे यहाँ जो सियासी तौर पे हालात हैं, जो नारे लग रहे हैं, वो एक अलग बात। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस वक्त, जितना हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है, हमारे सियासी अकाबरीन, सियासी रहनुमा, वो सिर्फ सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, और इस इकॉनमी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जो इस वक्त हाथ जोड़ के कह रही है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो। इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, यू जस्ट नेम इट, चाहे वो हिस्ब इख्तिलाफ से हो या वो हुकूमत से हो, सिर्फ इस वक्त जो है वो सियासत बराए सियासत हो रही है। मुल्क की इकॉनमी को नहीं देखा जा रहा, ऑनेस्टली नहीं देखा जा रहा। कि आपकी बात को मैं इस अल्फाज में इंट्रोस करूँगा कि तमाम सियासतदान एक्सपोज हो गए कि उनको आवाम से और मुल्क से कोई ना उल्फत है, ना मोहब्बत है, और ना ही कोई उनको कोई हमदर्दी है, जो अब हमारे यहाँ हालात बने हुए हैं। आम आदमी, कारोबारी अफराद, ये तो फिर भी अपने तय जो कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। जैसे कल हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जनाब जो कारोबारी हजरात हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको चाहिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। तो एक ये गुड गेस्चर है ना, लेकिन आपको सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। बाकी रही बात ये स्टेबिलिटी आने की, तो मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी आएगी। जो हमारा पैसा हवाले में चला गया था, रेमिटेंस, वो आएगा, वो डिस्करेज होगा जी, वो डिस्करेज होगा। उसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रुकी हुई थी वो आएंगी, एक्सपोर्ट कुछ बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट हमने सस्ती की हुई थी, इंपोर्ट महंगी की हुई थी। इंपोर्ट कुछ कम होगी, इंपोर्ट भी डिस्करेज होगी। तो कुछ एक जहन में है कि अंदाजन कितने अरसे तक ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, अगर कोई नई बात नहीं आती, नई चीज़, चाहे फाइनेंशियली चाहे पॉलिटिकली अगर नहीं आती, तो मैं ये समझता हूँ 15-20 दिन में, महीने में ये हालात ठीक हो जाएंगे और डॉलर के रेट में भी करेक्शन आएगी। बाकी करेक्शन तो ड्यू है इन रेट्स के ऊपर, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते। एक जाहिर है कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, तो उसमें मार्केट जो अपने आप को एडजस्ट करेगी। जी, दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि डॉलर का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, इस वक्त सब लोग अपॉर्चुनिस्ट बने हुए हैं। गोल्ड अगर आप देखें तो कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन लोगों ने पैनिक बाइंग की है, तो इसलिए गोल्ड बढ़ गया है। सर 41% रिटर्न दिया है गोल्ड ने जी, सबसे हाईएस्ट रिटर्न। 41% जिसने गोल्ड लेके होल्ड किया वो मजे आ गए उसके। जी, ऐसे ही है। और लोगों ने बिजनेस बंद करके इधर चले गए, पहले प्रॉपर्टी में जाते थे, अब गोल्ड और डॉलर में चले गए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। फिर आपने जैसे बात की
कि 90 दिन या 120 दिन का और उधार ले लें। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत कह रही है कि आप हवाला करा लें या ग्रे मार्केट से डॉलर ख़रीद के ले लें। तो इसमें देखें, द पॉइंट इज दिस, अगर हुकूमत ये कह रही है कि आप हवाला करा लें या ग्रे मार्केट से अरेंज कर लें या सेल्फ अरेंजमेंट कर लें, वो यहीं से होगा, इसका तो उल्टा और मनफी असर पड़ेगा आपके अरेंजमेंट्स के ऊपर, आपकी तरसीलात के ऊपर। वहाँ तो एक विंडो फिर खुल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये नैरो कम, ये जो गैप है वो ये नैरो हो जाएगा। लेकिन अब ये जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट हुई है, तो फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट भी कायम रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इम्पोर्टर की बहुत बड़ी डिमांड है। मेरे से कई लोगों ने रब्ता किया कि जी बताइए हमको, हम किस तरह पैसे हम भेजें या हमें को अरेंजमेंट करा दें। तो हमारे पास कोई कानूनी तरीका कोई नहीं है उनके लिए अरेंजमेंट का, क्योंकि हम तो उनको डॉलर भेज भी नहीं सकते ऑफिशियल वे में। हम तो हुकूमत से बार बार कह रहे हैं कि आप जो एलसी की पेमेंट है $50,000 तक की, वो आप लोगों के थ्रू करा दें, आप लोगों को कहते हैं अरेंज कर लेंगे। ये जो हाइप क्रिएट हुई नहीं तो हुकूमत ने अपने ऊपर सर के ऊपर इतना बार क्यों लिया हुआ है, क्यों शेयर नहीं करती? देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सिंसेरिटी नहीं है, और कभी कभी मैं आपके तवज्जो से खुल के बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ये सब डिज़ाइन है और स्क्रिप्ट है। क्योंकि जो हम लोग, आप लोग सारा दिन चीखते रहते हैं, बयानात देते रहते हैं, तजवीज़ देते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते रहते हैं, और ये नहीं है कि वो लोग नहीं समझते। उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं। तो मैं इस नतीजे में पहुंच रहा हूं कि ये सब स्क्रिप्ट है और डिज़ाइन है कि इसको इस नहज पे लेके आना। ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है, इसने इतनी हाइप क्रिएट की कि हम सब ने कहना शुरू कर दिया, भाई खुदा के लिए IMF की बातें मान लो, खुदा के, यानी कि अपनी इन्होंने जो पॉलिटिकल फेस सेविंग है वो की है, जो मेरे ख्याल है कि हर तरफ से एक शोर मचा और फिर मजबूरी जी हमने मान ली ये बात, हम तो नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये, IMF जो कह रहा है 200 बिलियन रुपीस का नया आप रेवेन्यू जनरेट करें, तो अब मुझे ये नज़र नहीं आता कि हुकूमत इसको का जो बोझ है अवाम पे डाल दे। अवाम अब बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है, इनको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। बैकलैश आएगा सर, इसका बैकलैश आएगा। जरा कराएं तो जरा इंतखाबात अभी इन पॉलिसी के साथ फिर पता चलेगा जी। तो अगर इन्होंने अपने खर्चे कम नहीं किए, बड़ी बड़ी काबीना ख़त्म नहीं की, अगर आप चार्टर फ्लाइट लेके आपके वज़रा इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, या 80 रुकनी काबीना जिनेवा लेके जा रहे हैं पैसे मांगने, वो भी मदद या तो ये क्या है? 7 स्टार होटल्स हैं, फलाने हैं आपकी, फिर स्टेट ओन जो इंटरप्राइजेज हैं। हमारे सर यही तो अल्ले तल्ले हैं कि जो लेंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं। हालांकि $30 अरब के आपका लॉस असेसमेंट है सैलाब का, आप वहां पर भी गए लेकिन आपके पल्ले इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिला आपको। वजह यही है कि उनको हमारे पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। जो आप देखते हैं रोज़ मीडिया पे आता है, ये सामान वहाँ बिक रहा है, ये बिक रहा है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो एक तो खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं, फॉरेन जो हमारे लैंडर्स हैं, और वो उनको हम काम नहीं करने देते यहाँ पे। तो और अगर आप बाकी दुनिया को देखें तो वो कहते हैं कि आप ठीक है, हमारे लोगों के लिए जो करना चाहें कर लें। तो ये एक बहुत बड़ा, आपसे पहले भी शबर जैदी साहब से बात हो रही थी, और ये जो मैं क्राइसिस पूरा इस वक्त जो डॉलर का हुआ उसके हवाले से उन्होंने बजाय इसके कि बैंक्स, वो जो बैंकों के हवाले से तहकीकात भी चल रही है और 100 बिलियन ग्रॉस इनकम की फॉरेक्स में, उन्होंने कहा सबसे पहले तो स्टेट बैंक के ऊपर उन्होंने रखा है कि स्टेट बैंक जो है वो इसके अंदर उसकी बहुत गलतियां हैं और नाकाबिले, आप समझ रहे हैं कि उनको दरगुजर नहीं किया जा सकता, उस पर अकाउंटेबल होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को भी। वहाँ पे भी ऐसे मामला तो आप समझते हैं? देखिए, उसके बारे में तो मेरी इतनी कोई मालूमात नहीं है स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि हमारा जितना वास्ता रहता है तो हम तो ये देखते हैं वो प्रॉम्प्ट और विजिलेंट हैं और अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, यानी कि अपने कवानीन को बदलते रहते हैं। आर दे विजिलेंट एनफ कि वो कुछ मिस्ट्री शॉपिंग वगैरह की और 11 मनी चेंजर्स के ऊपर उन्होंने फाइन वगैरह किया, मुअत्तल किया, तो ये सही था उनकी विजिलेंस? नहीं, ये विजिलेंस उनकी सही नहीं थी, उसमें कोई मिसपरसेप्शन है, क्योंकि अब पता नहीं कौन आया क्या हुआ। एक्चुअली हमारे काउंटर्स पे तो बेतहाशा लोग आ रहे हैं, 90% वो लोग हैं जो हमसे ले जाके बेच रहे हैं।
तो अब उसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जेन्युइन कौन है और नॉन जेन्युइन कौन है। यानी आपसे डिस्काउंटेड रेट पे डॉलर लिया और ब्लैक मार्केट में जाके बेच दिया। बिल्कुल ऐसी चले बात आपके है। काउंटर पे कोई आया, कोई भी इमरान सुल्तान जैसा एक बंदा आपके पास आ गया, लेकिन जहां पर पॉलिसी मेकर्स के पास बहुत सारे उनके स्ट्रेंथ होती है, बहुत उनके इख्तियारात होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रेगुलेटर के लोग जो है वो भी इस चीज में शामिल हो, वो भी इस विंडफॉल प्रॉफिट अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए? मैं मुमकिनात के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि तहकीकात हर चीज की होनी चाहिए। देखिए बात यह है, आपकी बात बहुत हद तक सही है, मैं किसी एक ख़ास महकमे को नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुख्तलिफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तो हर कोई करता है सर। जी बिल्कुल, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पे प्रेशर था। और जो हमने ये फ़ैसला किया कैप हटाने का, उसकी जो मेन वजह यही थी कि सारा दिन हमको थ्रेड्स, परेशानियाँ और नोटिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कॉल्स, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था जिस पे हमारे तमाम मेंबर्स ने कहा कि यार अब बस हो गई है, या तो हम अपनी ब्रांचेस बंद कर दें या फिर इस कैप को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये जो डॉलर्स हैं ये कोई गवर्नमेंट तो नहीं दे रही, ये कोई आटा चीनी तो नहीं है, ये तो हम मिस्टर एक्स से लेकर मिस्टर वाई को बेच रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, आपने जैसे कहा कि फ़ैसला सही था या गलत था, मेरी नज़र में फ़ैसला गलत था, क्योंकि मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा जैसे आप कौन सा सस्पेंशन का ब्रांचेस ओके, स्टेट बैंक का, कि जैसे कि मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, अगर आप रुपीस का चेक लेके जाते हैं बैंक में और वो कहता है जी आप शाम को आइएगा या कल आइएगा या मुझे एक दिन पहले बताइए, रूटीन है, या आजकल जो हालात हैं आप बैंक से डॉलर लेने जा रहे हैं तो आज महीना महीना हो गया डॉलर नहीं मिल रहे, तो क्या आप, और वो केसेस भी गालिबन अभी के नहीं थे, पहले के थे, जो मिस्ट्री शॉपिंग वगैरह के, वो क्या हाल फिलहाल की थे, ये पहले के थे? ये मेरे इतने डीपली मुझे नहीं मालूम। जैसे आजकल बैंक्स के अकाउंट होल्डर मारे मारे फिर रहे हैं डॉलर्स लेने के लिए, तो क्या कोई बैंक की ब्रांचेस भी सस्पेंड की गई हैं? जबकि वो तो पब्लिक मनी है, हमारे पास पब्लिक मनी नहीं है। देखिए ये अगर आप फंडामेंटल राइट देखें तो आपकी मर्जी है आप अपनी चीज बेचें या ना बेचें, ठीक है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इसको बेचें। मैं एक आप कानून की बात कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है, और ये भी आपकी मर्जी है, जैसे हम जाते हैं अपने रेगुलेटर के पास, कभी बैंक हमारे अकाउंट नहीं खोल रहे तो वो कहते हैं जी उनकी मर्जी है, आपका अकाउंट खोले ना खोले, वो आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते। तो ये तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, अगर हमको गवर्नमेंट डॉलर दे रही हो और फिर हम ना बेचें तो बात है, सही है। अच्छा फिर एक और बात है, उसमें बहुत सारे जो है ना लकूनाज हैं, बहुत सारा मिस अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये कहते हैं जी आपके पास डॉलर मौजूद थे, जबकि हमारे लोग कहते हैं भाई हमने ये डॉलर ऑलरेडी सेल किए हुए थे, क्योंकि अब जो तरीकाकार है ना वो पहले बैंक के थ्रू पैसे आते हैं हमारे अकाउंट्स में, तो वो प्रोसीजर एक चल रहा होता है 2-4-5 घंटे से, ओके, ठीक है। और डॉलर्स जो है ना काउंटर्स पे हमारे पास 2-3 महीने से नहीं आ रहे, ये तो हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने जराए से लेके आ रहे हैं और मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं। ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में आप जितना मर्जी ले लें, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर किसी ऑन वन फोन कॉल आपको जितना मर्जी ले ले। और वैसे भी डॉलर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है, हुकूमत इसके ऊपर कैसे क्यों नहीं पकड़ रही? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये पॉलिसीज का मामला है, गलत पॉलिसी आपने बना दी, फॉरेन एक्सचेंज के आपने जो रूल्स रेगुलेशन है इतने टाइट कर दिए कि जी आप बायोमेट्रिक कराएं, बैंक से यूं करें और इस तरह आए, लिमिट है, फिर आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें, फिर मतलब जाके उसके बैंक में कोई भी किसी ले ले कितने अच्छा में भी। उससे क्या हुआ, हम फैसिलिटेटर और प्रोमोटर बने ग्रे मार्केट के। एग्जैक्टली, जो हमने 30 साल में मार्केट खड़ी की, बिल्कुल सही, जो हमने 30 साल में एक मार्केट खड़ी की लीगल वे में, ठीक है जी, लेजिटिमेट, वो आपने 2-3 महीने में तबाह कर दी। माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज व्हाट अबाउट फैटफ, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रे मार्केट अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैक और पैरेलल मार्केट क्रिएट कर लेते हैं, तो अभी आपकी जान छूटी है, दो-धारी तलवार फैटफ की मौजूद है, और वो तो सारे का सारा ये जो सिलसिला है आमदरफ्त का गैर कानूनी, इसको वो डालते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी हम अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो ये कहते हैं आप टेररिस्ट हो, आपके यहाँ फंडिंग, टेरर फंडिंग होती है, हम कहते हैं हाँ होती है, यानी कि ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ ये कहा जाता है हाँ होती है, और हम 2-4 लोगों को पकड़ के और चंद दिन बाद वो बरी हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत केसेस होते हैं, सही केसेस नहीं होते। बट अगेन पिछले 2 महीने के अंदर और स्पेशली पिछले 8-10 दिन और 15 दिन के अंदर जो मामला हुआ, वो
ऐसा नहीं है कि इस पे जो रेगुलेटर्स हैं और इंटरनेशनली इस चीज़ को नोट नहीं किया जा रहा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बाहर से आज अगर कोई पाकिस्तान पैसे भेजता है मनी वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के थ्रू, कितना वो डॉलर यहाँ पे मिल रहा होगा? देखिए जी, वैसे तो इंटर बैंक का रेट 262 है। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि तकरीबन 15 रुपए उसको कम मिलेंगे। अच्छा। वो रेट उसको वहाँ कम ऑफर करेगा और चार्जेस लेगा। ये दो ठीक है। मेन कंपनीज हैं, वेस्टर्न यूनियन, ठीक है, मनीग्राम। 240 के करीब। जी, और मैंने बहुत दफ़ा 240 नहीं, सॉरी, तकरीबन 245 45 के करीब, ठीक है। और मैंने बहुत दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को ये चीज़ हाईलाइट की है कि देखिए इसकी वजह से जो है ना पैसा हवाले की तरफ जा रहा है, आप इनको चेक करें। वो तो उनको कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें पाकिस्तान में काम करना है तो पाकिस्तान का जो लैंड ऑफ लॉ है उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और उसमें मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि जो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं उनके ज़्यादातर मालकान तो इंडियंस हैं, और ये जो बड़ी कंपनीज हैं इसके हाई अप्स, इसके बोर्ड पे भी इंडियंस बैठे हैं। और वो यकीनन कहीं ना कहीं इस पूरे गेम प्लान में शामिल हैं कि पाकिस्तानी रुपए को डिस्करेज किया जाए, ऑफिशियल चैनल से डॉलर्स को पाकिस्तान में भेजने से डिस्करेज किया जाए। और यहाँ पे जाहिर है कि हमारी जो खुदा न खास्ता इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ और रिगार्डिंग दिस डॉलर को जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, ये उसको सपोर्ट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है। जैसे आपने फरमाया, आपकी इकोनॉमिकली आपको डिस्टर्ब करना है, जैसे कि इंडिया अफगानिस्तान में बैठ के बाइंग कर शुरू कर देता है महंगा डॉलर। बिल्कुल, तो आपका डॉलर वहां पे फीड हो रहा है, अफगानिस्तान में आपका गंदम फीड हो रहा है। तो पाकिस्तान में कहने का अगेन एक बात, हुकूमत के पास ना फिस्कल साइड पे स्पेस है, ना मॉनेटरी साइड पे स्पेस है। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्वेलेंस और जहाँ पे विजिलेंट होने की ज़रूरत है वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्ट्री को और डार साहब को होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब भी प्रोग्राम में शरीक रहे, जफ़र पराचा साहब भी प्रोग्राम में शरीक हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।